नमस्कार, स्प्रेड पीस चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए यशपाल की लिखी कहानी नैतिक बल। रेल के दूसरे तीसरे दर्जे में यात्रियों से इंसानियत के नाम पर बैठने भर की जगह के लिए अनुरोध किया जा सकता है। फर्स्ट क्लास में ऐसी बात से कुछ झिझक होती है, लेकिन चल भी जाता है। वातानुकूलित एयर कंडीशन में ऐसी बात ओछापन, ऐसा अनुरोध अनसुना रह जाए या रूखा जवाब मिले, इंतजाम करके आना चाहिए था। 6-7 साल पहले की घटना है। तरक्की में ब्रांच मैनेजर बन गया था। उसके साथ ही सफर के दर्जे में भी प्रमोशन। यात्रा केवल 4 घंटे की। रात 11:30 बजे बरेली में उतरना था। पूरे बर्थ की खास जरूरत न थी। निजी काम से या किसी मातहत के साथ न होने पर सेकंड फर्स्ट में चला जाता, परंतु कंपनी के काम से जा रहा था। स्टेनो पहुंचाने आया था और चपरासी साथ। निचले दर्जे में सफर से कंपनी की प्रेस्टीज का सवाल था। वातानुकूलित बोगी में लगभग आधे कूपे, सभी में नीचे की सीट पर 2-2 मुसाफिर, यानी प्रति बर्थ एक मुसाफिर। 4 बर्थ के केवल 3 डिब्बे, 2 में चारों बर्थ पर मुसाफिर, एक में केवल 3 मुसाफिर। संध्या के 7:30 का समय। एक बर्थ पर पक्की आयु का एक पुरुष खिड़की की ओर पीठ सटाए अधपसरा, दूसरे पर साड़ी में युवा छरहरे नारी शरीर का आभास। एक स्त्री गाड़ी के फर्श पर रखे बक्स पर बैठी थी। 4 घंटे ऊपर खाली बर्थ पर लेटे गुजार देना भी मंजूर था, परंतु डिब्बे पर खड़िया से लिखा था रिजर्व्ड कंपार्टमेंट। इस डिब्बे के सामने से एक बार गुजर चुका था। पुरुष से आंखें मिली थीं। मेरी स्थिति भी समझ गया था। पुरुष के चेहरे और आंखों में साधिकार वर्जना, ऐसी तमतमाहट कि अनुरोध का साहस कठिन। उस कंपार्टमेंट के सामने से दूसरी बार गुजरा तो पुरुष ने शायद मेरी आतुरता के विचार से हाथ के संकेत से टोका, प्ले कार्ड्स। स्थिति भांप कर मुस्कान से उत्तर दिया, ओह विद प्लेजर, कम इन। पुरुष ने निमंत्रण दिया। कुली से अपना सूटकेस भीतर रखवाकर डिब्बे में कदम रखा तो अच्छी व्हिस्की और बढ़िया सिगरेट के धुएं की गंध। पुरुष ने अपनी जगह सीधे होकर अपने बर्थ पर बैठने की जगह दी। ताश की एक गड्डी समीप रखी थी। पुरुष ताश की गड्डी फेंकते हुए बोला, रमी। ओ के स्वीकारा। एक बार विचार आया पूछ लूं कितना पॉइंट, परंतु ओछी बात की झिझक से प्रश्न रोक लिया। पुरुष ने पत्ते बांटने से पहले बक्स पर बैठी स्त्री की ओर देखकर 2 उंगलियां उठा दी। स्त्री के शरीर पर अच्छी छपी हुई साड़ी थी, परंतु बैठने के ढंग मुद्रा से नौकरानी। चेहरे और नाक पर चौड़ी फुल्ली से दार्जिलिंग आसाम की ओर की पहाड़न। स्त्री ने आदेश पाकर डिब्बे की दीवार पर गिलास टिकाने के लिए लगी तार की घटोलियों से 2 गिलास ले लिए। सुराही से जल लेकर गिलासों को प्लास्टिक की बाल्टी में खलखलाया। छोटे साफ सफेद तौलिए से गिलासों को पोंछा। टिफिन बॉक्स से बोतल निकाली। कनखी से देखा, सफेद घोड़ा स्कॉच थी। उससे अधिक कनखी से देखने का आकर्षण था सामने बर्थ पर लेटा, साड़ी में लिपटा हुआ युवा नारी शरीर। अपने समाज के शील के विचार से उधर से नजर हटा ली। एक ही नजर में दिख गया था। गोरी छरहरी तनवांगी थी। एक टांग सीधी पसरी हुई, एक घुटना उठा। कोहनी से उठी बांह के हाथ की उंगलियों में थमे सिगरेट से धुएं की पतली रेखा उठ रही थी। कलाई से सफेद नग जड़ी सोने की चूड़ियां नीचे ढलकी हुई। बांह और चेहरा हाथ हाथी दांत जैसे गोरे। दूसरा हाथ माथे पर रखा, हथेली ऊपर की ओर। मुझ जैसे बेपरवाह कलाकार की कल्पना जैसी सुंदर पतले लाल होंठ, सुघड़ नाक पर हीरे की बड़ी कनी की कील। नौकरानी ने 2 गिलासों में व्हिस्की डालकर तनवंगी की ओर देखकर पूछा। युवती ने माथे पर रखा हाथ इनकार में हिला दिया। नौकरानी ने थर्मस से दोनों गिलासों में बर्फ के 2-2 टुकड़े डाले। सीट के नीचे से दूसरी टोकरी से लेकर एक बोतल सोडे की खोली। दोनों गिलासों में अधोआध कर गिलास हमारे सामने कर दिए। गिलास लेकर धन्यवाद में पुरुष की ओर मुस्कुराया, बेस्ट लक, चीयर्स। बिना मुस्कान उत्तर। व्हिस्की के घूंटों के साथ रमी शुरू हुई। सच बात तो यह कि नजर सामने की बर्थ से बचाए रखने के प्रयत्न के बावजूद ध्यान में वही अपूर्व सौंदर्य, परंतु पत्तों की ओर ध्यान रखना भी आवश्यक था। पहले हाथ में मेरे 3 पॉइंट बने। मुझे कुछ विस्मय, अपनी पत्नी के लिए बात का ऐसा ढंग।
वह अंग्रेजी बोल रहा था। उसने दूसरे हाथ के लिए पत्ते मेरी ओर सरका दिए। मैं फेंट रहा था। उसने बात शुरू कर दी। कितनी थकावट और बोरियत। देहरादून तक 64 घंटे का सफर, दोपहर बाद तेजपुर से प्लेन में दिल्ली, रात देहरे के लिए ट्रेन। कितना आसान हो जाता है, लेकिन उड़ान के ख्याल से इस औरत, उसने दूसरी बर्थ की ओर संकेत किया, का कलेजा कांप जाता है। मेरा नियम है, एक साल सितंबर में दार्जिलिंग, दूसरे साल मसूरी। मसूरी में अच्छी कंपनी रहती है, पुराने परिचित मिल जाते हैं। वह कहता गया। वह ठहर ठहर कर घूंट ले रहा था। मुझे भी उसी तरह अंतराल में घूंट पीते देखकर शिकायत से बोला, इतनी धीमे? मैं तो सांझ से 3 ले चुका, आप लें। ठीक है, उसे धन्यवाद दिया। उस हाथ भी मेरे 4 पॉइंट बने। अगले हाथ में उसे 2 पॉइंट मिले। चौथा हाथ समाप्त होने पर उसने गिलास समाप्त कर मेरी ओर अनुरोध से देखा। खत्म कीजिए ना। उसकी बात रखने के लिए शेष 2 घूंट में सब खींच लिया। उसकी नजर के संकेत से नौकरानी ने पहले मेरे गिलास में एक पैक डालकर बर्फ सोडा दिया, फिर उसके गिलास में बनाने लगी। वह नए पैक से घूंट लेकर फिर बोला, चाय बागान की जिंदगी में बहुत बोरियत। 5-6 महीने बाद 2-3 सप्ताह दिल्ली, कलकत्ता, बंबई न घूम आए तो आदमी पागल हो जाए। संगति का अभाव भारी हो जाता होगा, सहानुभूति से कहा। इस स्वराज के साथ हम लोगों पर तो मुसीबत आ गई थी, यही जमींदारी उन्मूलन। वह बताने लगा, खुद काश्त और बागान के नाम पर कितना बचाया जा सकता था। 100 नहीं 150 एकड़, 28 गांव खोकर 150 एकड़ में कैसे सरता। पिता बहुत दूरदर्शी थे। राजनीति की गहरी समझ, राजनैतिक नेताओं से संपर्क। अंग्रेजी शासन के समय कांग्रेस को मदद भी देते थे। वो 1947 के अंत में ही समझ गए, जमींदारी अब नहीं बच सकेगी। गांधी भी उसे न बचा सकेगा। भी जमींदारी सामयिक भावना के प्रतिकूल। अब जमाना इंडस्ट्री का है। भगवान ने मौका भी बना दिया। स्वराज होते ही चाय बागान के ब्रिटिश मालिकों को कालों का आधिपत्य असह्य। पिता ने अवसर देख जमींदारी पर कर्जा ले पहले एक सुन्नाल एस्टेट खरीदी तो 10 गांव बेच डाले। बाद में तुरंत बचिया टी एस्टेट भी खरीद ली। इधर 125 एकड़ का एक फॉर्म रखकर सब गांव बेच डाले। जमींदारी उन्मूलन का कानून पास होने से 1.5 बरस पहले ही अब एक एस्टेट 450 एकड़, दूसरी 325। सन 50 के बाद चाय का बाजार भी बेहतर। 1.5 घंटे में 9 हाथ हो गए थे। मेरे 37 पॉइंट, उसके 12। उसके अनुरोध पर तीसरा पैक भी लेना पड़ा। नित्य व्हिस्की का शौक अपने बस का नहीं। साथ संगत में ली तो प्रायः 2 पैक से अधिक न लेने की सावधानी। नौकरानी गिलासों में ढाल रही थी। उसने अगले हाथ के लिए पत्ते फरफराते हुए मेरे सामने बर्थ के अभिप्राय से पूछ लिया, ये औरत कैसी झंची? प्रश्न जैसे माथे पर पत्थर आ पड़ा हो। अचकचाकर उसकी ओर देखा। ख्याल कौंध गया। अपनी पत्नी के बारे में ऐसा प्रश्न असंभव। उसकी ओर तनवांगी की आयु के अंतर की ओर भी ध्यान गया। संभल के कौतूहल से उत्तर दिया, चमत्कार। 2 ही मास पहले इसके लिए 60,000 दिए हैं। उसने नौकरानी से गिलास हाथ में लेकर बताया। हम दोनों ने तीसरी बार चीयर्स कहकर घूंट लिए। पत्ते चलते चलते वह बताने लगा, दूसरे बाजारों की तरह इस बाजार में भी दाम चढ़ते जा रहे हैं। वह पत्तों को ध्यान से चलाने के लिए रुक रुक कर बोल रहा था। 13 बरस पहले वहां पहली लड़की का 30,000 दिया था। वह 17 साल की थी। 6 बरस बाद दूसरी के लिए 45,000। वह 19 की थी। यह 21 से ज्यादा की, पर 60,000। नए हाथ के लिए पत्ते मेरी ओर बढ़ाते हुए घूंट लेकर बोला, अपनी और औरत की उम्र में मुनसबत का भी ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा एक वक्त पत्नी के अलावा एक से ज्यादा औरत नहीं, वरना औरत के साथ इंसाफ नहीं हो सकता। जब दूसरी ली पहली के नाम बैंक में 10,000 जमा कराकर 20,000 में उसके लिए मकान और खेती के लिए जमीन दे दी। दूसरी के लिए 20,000 और 25,000 में जमीन, मकान। दाम जो बढ़ गए हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अब भी उनकी जरूरत परेशानी का ख्याल रहता है। 2.5 पैक से ज्यादा व्हिस्की पेट में पहुंच जाने से दिमाग कुछ उड़सा रहा था। तिस पर न्याय, नैतिकता और औचित्य की धारणा का यह अपरिचित पक्ष। उस उधेड़बुन में ध्यान पत्तों पर उतना न जम पा रहा था। 20 हाथ तक मेरे पॉइंट 92 थे और उसके 42।
परंतु ट्रेन के बरेली स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रुकते समय 50 पॉइंट का अंतर घटकर 22 रह गया था। आंखों में गहरा गए लाल डोरों और चेहरे पर शराब के तनाव के बावजूद वह अविचलित तटस्थ बात करता खेलता जा रहा था। गाड़ी रुक जाने पर 2 मिनट बाद हाथ खत्म हुआ। संगति के आनंद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उठना चाहता था। वह मेरा हाथ थाम पेंसिल से कागज पर लिखे हिसाब पर नजर डालने लगा। इस बार मुझे 2 पॉइंट मिले थे। 2-4 मिनट और ठहरने में हर्ज न था। बरेली स्टेशन पर एक्सप्रेस 15 मिनट रुकती है। मैं मौन था। पॉइंट मैं ही लिख रहा था, उसे दिखाकर इसलिए मालूम था। उसने नौकरानी की ओर हाथ बढ़ाकर मेरे लिए अबोध भाषा में कुछ कहा। अनुमान सरल था, जुए में हारा पैसा भुगताना चाहता था। छोड़िए छोड़िए। मैं उठ खड़ा हुआ। उसके रोकते रोकते भी सूटकेस और टाइपराइटर के लिए कुल्ली को बुलाने कॉरिडोर में बढ़ गया। कुल्ली को लेकर लौटा तो वह बटुए से नोट गिन रहा था। बटुए की तरफ न देखकर उससे एक बार फिर संगति और ड्रिंक के लिए धन्यवाद में हाथ मिलाना चाहा। वह कॉरिडोर में आ गया था। हाथ में थामे नोट मेरे हाथ में देने का आग्रह। 24 पॉइंट के लिए मुट्ठी भर नोट। कुछ विस्मय, पर समझ लिया पैसे वाला आदमी है, रुपया पॉइंट खेलने का आदी होगा। मेरे नाना कहकर हाथ पीछे हटाने पर उसका आग्रह, नहीं नहीं, खेल का हिसाब न चुकाना अनैतिक। मुझसे हाथ मिलाते मिलाते उसने नोट मेरे कोट की सीने पर जेब में खोस दिए। कुल्ली को लेकर रिटायरिंग रूम का रिजर्वेशन किया। सोचा काफी ड्रिंक लिया है, पित्त न बढ़ जाए, कुछ खा लेना जरूरी है। लेट हो गया था, सोचा स्लाइस आमलेट ही सही। रेस्तरां में बैठकर ख्याल आया सीने की खुली जेब में नोट रखना ठीक नहीं। भीतर की जेब में रखने के लिए पॉकेट में 2 उंगलियां डालकर नोट निकाले। इतने बड़े बड़े नोट, क्या 5-10 के? 5-10 रुपया पॉइंट, माय गॉड। नोट निकालकर देखे, शंका हुई व्हिस्की के प्रभाव में ठीक नहीं देख पा रहा हूं। आंख मलकर ध्यान से, बहुत ध्यान से देखा, नोट 100 के 24। पीठ पर पसीने की धारें बह गई। रुमाल से माथे और चेहरे को पोंछा। यदि हार जाता तो इतना तो सब कुछ दे देने पर भी न बनता, अपना 1.5 मास का वेतन। स्लॉस और आमलेट की प्रतीक्षा में धक धक सीने से सोच रहा था, कितना नैतिक व्यक्ति। 2400 रुपए का भी मोह नहीं, अपने सिद्धांत का पक्का। यह सामंती नैतिकता जिसे मन भर जाने पर एक के बाद दूसरा तीसरा नारी शरीर मुंह मांगे, दामों खरीदते जाने में कोई झिझक नहीं। इस नैतिक बल के आधार उसके दोनों चाय स्टेट पर काम करते 1800 आदमियों का श्रम। इस नैतिक भुगतान में उसके प्रति मजदूर का 75 पैसे का भाग। आप सुन रहे थे यशपाल की लिखी कहानी नैतिक बल।